आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। और देखिए, आप जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसकी जो डेट शीट है वो तो हम सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर को होने वाली है। और एग्ज़ाम शेड्यूल भी हम लोग को नेट में दे दिया गया है। सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो सेकंड सिटिंग में होगा, यानी कि आपका 3 PM से लेकर 6 PM के बीच में होगा। तो अभी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, वो 1-2 दिन पहले आपका रिलीज हो जाएगा। तो इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए देखिए, ये जो आपका चैनल है इसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल के भी सोशियोलॉजी के क्लासेस चलते हैं, इंटर लेवल के भी चलते हैं, एमए लेवल के भी होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग पीजीटी और यूपीएससी की जो भी टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसको भी मैं कवर करवा रही हूँ। तो ये सारे सीरीज, ये सारे क्लास तो चलेंगे ही, लेकिन अभी हम लोग का 1 अक्टूबर को नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी ये जो अभी बचे हुए दिन है, यानी 30 सितंबर तक मैं सोशियोलॉजी के नेट का जो हमारा सिलेबस है उसको आप लोगों तक रिवीजन करवा लूँ। तो आज यूनिट 5 के हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि शाम तक आप लोगों को यूनिट 8 का एक मास्टर क्लास लेकर आ सकूँ 6 PM में, जिसमें कि जितने टॉपिक है वो एक ही क्लास में हो। और इसलिए प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और 1 तारीख के बाद, 1 अक्टूबर के बाद हम लोग पीजीटी का जो हमारा सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कवर किया जाएगा। तो चलिए, क्लास को लेट ना करते हुए हमारे आज के जो टॉपिक है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 5 में। आप लोग को देखिएगा कि राज्य, राजनीति और विकास, ये एक टॉपिक है, इसको हम लोग को देखना होता है। तो इसके अंतर्गत फिर आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे, एक है ग्रास रूट डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल कल्चर के संदर्भ में हम लोग को देखने का होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके यूनिट 5 को कवर किया जाए। 1-2 क्लास में ये कवर हो जाएगा, और शाम तक यूनिट 8 को भी लाने का मैं पूरा कोशिश करूँगी कि जैसे उसका मास्टर क्लास लेकर आ सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी होती क्या है, यानी तृणमूल प्रजातंत्र किसे बोला जाता है। तो रूट का मतलब क्या होता है? जड़। ठीक है, जड़ से जो चीज के बारे में, या फिर जड़ क्या करता है, पेड़ की रक्षा करता है, तो उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि यह एक ऐसा राजनीतिक प्रक्रिया होती है जिसमें जो अंतिम व्यक्ति होता है, जिस राजनीतिक प्रक्रिया में जो अंतिम व्यक्ति तक, एकदम लास्ट व्यक्ति तक फोकस किया जा रहा है कि लास्ट व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो वो कॉमन मैन हो जाएगा। उस कॉमन मैन तक उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोला जाता है, या प्रजातंत्र तृणमूल बोला जाता है। तृणमूल प्रजातंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि एकदम अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका जो समाज के अंतर्गत भागीदारी चल रही है, वो जो राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी कर रहा है, तो उसके विकास के लिए उसकी इच्छाएं जो है वो कैसे सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जो प्रयास किया जाता है उसको बोला जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो किसमें किया जाता है? तो वो जो व्यक्ति है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी होता है, वो समाज के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम करता है। तो इसी का एक रूप है पंचायती राज व्यवस्था, को हम लोग ग्रास रूट डेमोक्रेसी के अंतर्गत रख सकते हैं। पंचायती राज मेहता, जो बलवंत राय मेहता जी थे, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। कब की थी? तो उन्होंने 1957 में की थी। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका कि नाम क्या था? मेहता अध्ययन दल। इसके अंतर्गत उनकी एक सिद्धांत था शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या होता है? शक्ति मतलब हो गया पावर। तो उनके अनुसार, बलवंत राय मेहता जी के अनुसार, जो व्यक्ति समाज के अंतर्गत है, ठीक है, कोई एक ऐसा ना मतलब राजनीतिक प्रणाली बनाया जाए जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जो मेन हो जाए, जितने पावर है वो उस एक व्यक्ति के पास आ जाए, बल्कि ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए कि समाज के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं सबको समान भागीदारी हो, सबके पास समान पावर वितरण हो सके। इसलिए विकेंद्रीकरण की वो बात करते हैं, किसकी? तो शक्ति की विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने 3
प्रकार के जो उनका जो समिति था उसके अंतर्गत 3 प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था को उन्होंने बांटा है। पहला क्या है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, सेकंड है क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति, और थर्ड है जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश की उन्होंने बात की। फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जो नागौर जिला है वहां से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तब से वहां पे स्टार्ट हो गया। पहले तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक सार्वभौमिक रूप पर जैसे समाज उसको मान्यता दे सके, तो फिर ये उस समय से स्टार्ट हो गया। तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि पंचायती राज जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत कुछ समिति बनी, इससे संबंधित कुछ कुछ समितियां थी। पहला तो हो गया जो बलवंत राय मेहता समिति है 1957 में हुआ। इन्होंने 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को बांटने का प्रयास किया। सेकंड हो गया अशोक मेहता समिति, ये 1977 में बना और इन्होंने 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को बांटने का बात की। 2 स्तर उनके जो थे इसके अंतर्गत वे बताते हैं कि क्षेत्र स्तर को नहीं रखना है, सिर्फ ग्राम स्तर को रखा जाए और जिला स्तर को रखा जाए। इसी से उन्होंने इसकी बात की है कि यही दोनों रहेगा और क्षेत्र स्तर को हटा दिया जाए। फिर क्या होता है कि सेकंड जो है कि पीवी के राय समिति, ये 1985 में बन के तैयार हुई। पंचायती राज व्यवस्था में 60वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में और 73वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में सॉरी। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स भी हैं, जैसे आपका ग्रास रूट डेमोक्रेसी फील्ड इन इंडियन इलेक्शन, ये M.N. श्रीनिवास जी की रचना थी। इन्होंने इस बुक की रचना की थी, जो उनके सहयोगी थे A.M. साहा उनके साथ मिलकर। अब हम लोग सेकेंड जो हमारा यूनिट 5 का ही एक टॉपिक है वो है पॉलिटिकल कल्चर, यानी राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में देखेंगे। तो राजनीतिक संस्कृति ये जो शब्द है पॉलिटिकल कल्चर, ये ऑलमैन ने 1957 में इसको लेकर ये वर्ड को हुए आए थे और उनके अनुसार वो राजनीतिक प्रणाली के सदस्य जो कि राजनीति के प्रति व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं और उसका जो अभिमुखन की जो पद्धति को वो अपनाते हैं उसको कहा जाता है राजनीतिक संस्कृति। मतलब क्या हो गया कि जो पॉलिटिकल कल्चर है ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग क्या करते हैं, सामूहिक रूप से सहयोग करते हैं किसके प्रति, तो राजनीति के प्रति। उनकी जो समाज के प्रति जो उनकी मनोभावना है, उनकी जो अंतर्भावना है, इसको इसके अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है कि लोग समाज के प्रति राजनीति के क्षेत्र से क्या संबंधित होते हैं, क्या सोचते हैं। तो राज्य के नागरिक होते हैं और वो सामूहिक रूप से किसको साझा करते हैं, तो अपने भावनाओं को साझा करते हैं, अपने संस्कृति को साझा करते हैं। वे पॉलिटिकल चीज़ों से खुद को किस प्रकार से रिलेट करते हैं, किस प्रकार से बताते हैं, ये बताया गया है। और राजनीतिक, इसी को ही क्या कहा जाता है, राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। तो राजनीतिक संस्कृति को फिर 6 प्रकारों में बांटा गया है। परंपरागत राजनीतिक संस्कृति, यानी जो प्राचीन काल से जो संस्कृति चली आ रही है, किसके क्षेत्र में, तो राजनीति के क्षेत्र में जो संस्कृति चली आ रही है वो परंपरागत राजनीतिक संस्कृति कहलाएगी। आधुनिक राजनीतिक संस्कृति में मतलब हम लोग प्रेजेंट में जो राजनीति के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, जो संस्कृति चल रही है वो। थर्ड है मिश्रित संस्कृति, इसमें परंपरागत तथा आधुनिक के दोनों का सम्मिश्रण हम लोग को देखने को मिलता है। संकीर्ण राजनीति की संस्कृति के अंतर्गत जो लोग होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं, उनकी जो मनोभावना होती है वो बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण होती है। वे ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं, बहुत मतलब दबे कुचले से जैसे लोग होते हैं वे आता है। फिफ्थ है पराधीन संस्कृति, नाम से ही आप लोग को याद रखिएगा कि पराधीन मतलब ये मेनली क्या हो जाता है, उपनिवेशवाद के जैसा, कि कोई देश, किसी का अगर उपनिवेशवाद होता है तो कोई देश आकर उस देश में रहती है तो उसकी जो अपनी राजनीतिक प्रणालियाँ संस्कृति है वो दूसरे देश के ऊपर लागू करती हैं, तो वो जो प्रणाली संस्कृति को अपनाते हैं वो पराधीन संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा। फिर सहभागी संस्कृति के अंतर्गत, राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत समाज के जितने लोग होते हैं वे आपसी सहयोग से जो राजनीतिक प्रणाली को चलाते हैं बेहतर ढंग से, वो सहभागी संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा।
तो आई होप आप लोगों को ग्रास रूट डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल कल्चर बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। मेनली वैसा इतना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ याद रखिएगा कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी मेन क्या है, वो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। इसकी कुछ समितियां हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि ये न्यूली एडेड सिलेबस है और अभी इससे क्वेश्चन पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।